तीन मुख्य मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के प्रति इनके बनते हैं। नंबर 1, टू गिव डिजर्विंग रेम्यूनरेशन, उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाए जो वो डिजर्व करते हैं। नंबर 2, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, कार्य की अच्छी स्थिति या उनको अच्छा वातावरण प्रदान करें। और नंबर 3, टू प्रोवाइड ए शेयर इन प्रॉफिट, लाभों में हिस्सा प्रदान करना। नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन द एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में बिजनेस को स्मॉल स्केल पर किया जाता था और मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा विशेष उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी। आजकल बिजनेस बड़े स्केल पर किया जाता है और परिणाम स्वरूप बहुत सारी जटिलताएं इसके सामने आ गई हैं। द नीड ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन फेल्ट इन व्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड देयर सॉल्यूशन। इन जटिलताओं के कारण और उनके सल्यूशन के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। आजकल मैनेजमेंट ने अपने आप को एक कला के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया है। इसके माध्यम से, इसकी मदद से मिनिमम प्रयास अच्छी समृद्धि ला सकते हैं, अच्छे परिणाम ला सकते हैं। इस तरीके से सम मॉडर्न जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स है उन्होंने अपने विचार दिए हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ड्रकर, मैनेजमेंट एक गतिशील और लाइफ गिविंग एलिमेंट है, यानी जीवनदायी तत्व है प्रत्येक बिजनेस का। इसकी एब्सेंस में जो प्रोडक्शन के मीन्स या साधन है वो केवल साधन मात्र रह जाते हैं, वो कभी भी उत्पादक नहीं बन पाते। अकॉर्डिंग टू टेरी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता बिना प्रभावपूर्ण प्रबंध के। टू ए लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों की जो पूर्ति है, उनकी प्राप्ति है, वो योग्य प्रबंधकों के ऊपर डिपेंड करती है, उनके ऊपर निर्भर करती है। इट इज़ दस क्लियर, इसलिए ये स्पष्ट है कि केवल बिजनेस के ही फील्ड में नहीं अपितु मैनेजमेंट के दूसरे फील्ड्स में भी इम्पोर्टेंट ये स्थान रखती है। अन्य बिजनेस को छोड़ करके जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ भी मैनेजमेंट का एक अहम योगदान है। इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ में से अगर मैनेजमेंट को निकाल दिया जाए तो वो जीरो हो जाती है। द फॉलोइंग फैक्ट्स, जो निम्नलिखित तथ्यों को, जो तथ्य हैं वो क्लियरली हाईलाइट करते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को। नंबर 1, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना या प्राप्त करना। प्रत्येक संगठन किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है और मैनेजमेंट केवल ऐसा माध्यम है और ऐसी शक्ति है जो इन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक अटेनमेंट के अंदर मदद कर सकती है। एक मैनेजर अपने एक्सपर्टाइज के माध्यम से और अपनी चातुर्य के माध्यम से अपने फ्यूचर की इवेंट्स की असेसमेंट करता है। ही मेक्स प्लान्स, वो योजनाएं बनाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्यों को बांटता है और अथॉरिटी प्रदान करता है, एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट करता है और उनका नियंत्रण करता है। बाय ए क्रिटिकल असेसमेंट और अप्रेजल, आलोचनात्मक रूप से वो मूल्यांकन करके वो ट्राई करता है डेविएशंस को, विचलनों को, जो कार्य कम या ज़्यादा हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली बाय हिज करेक्टिव एक्शन, अपने जो उनके करेक्टिव एक्शंस के माध्यम से वो इम्पॉसिबल को ऐसे बना देता है कि जो सिंपल लगने लग जाता है, कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी सिंपल लगने लग जाती है। नंबर 2, ensuring मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। मैनेजमेंट वो शक्ति है which by establishing an
effective coordination between the various resources of production. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के दूसरे पॉइंट पर हैं। नंबर 2, ensuring मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। मैनेजमेंट वो शक्ति है जिसके द्वारा विभिन्न प्रोडक्शन के जो विभिन्न रिसोर्सेज हैं उनके मध्य में प्रभावपूर्ण कोऑर्डिनेशन स्थापित करके और उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट एंड बेसन, इनके अनुसार प्रत्येक बड़े एंटरप्राइजेज में एक सोने से भरी हुई ट्रेन उपलब्ध करवाई जाती है। इट मीन्स ए लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रदान किए जाते हैं। इट कैन बी अचीव्ड, यह प्राप्त किया जा सकता है बाय मेकिंग ए बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग करके इसे प्राप्त किया जा सकता है और यूजलेस और मीनिंगलेस खर्चों को, बेकार के खर्चों को समाप्त करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे उपलब्ध संसाधन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सोने से उनकी तुलना की गई है, लेकिन इनसे लाभ उठाने के लिए, इनका लाभ लेने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इट इज़ देयरफॉर क्लियर, इससे ये स्पष्ट है कि मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधनों का बहुत ज़्यादा कुशलतम उपयोग बिजनेस की सफलता की कुंजी है, यानी कि इससे बिजनेस सफल हो सकता है। ये फैक्ट कन्वर्टेड किया जा सकता है रियलिटी के अंदर मैनेजमेंट की मदद से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैनेजमेंट के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। और नंबर 3, ओवरकमिंग कंपटीशन, कंपटीशन का सामना करना, उससे पार पाना। आजकल बिजनेस लोकलाइज नहीं है, एक जगह पर सीमित नहीं है, परंतु इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम स्थापित कर लिए हैं। कंपटीशन इसके एरिया के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है और बिजनेस के डायमेंशन बढ़ने के साथ ये दोनों, इसका जो कंपटीशन है बढ़ते जा रहा है। और एक मॉडर्न प्रोड्यूसर कंपटीशन लोकल प्रोड्यूसर से ही नहीं सामना उसका करता, अपितु नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका जो कंपटीशन है बहुत तीव्र होता जा रहा है। इन सच कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, इस प्रकार के प्रतियोगी वातावरण में केवल वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव या जीवित रह सकता है जो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं चीपेस्ट रेट पर सस्ते मूल्यों के ऊपर उपलब्ध करवाए। केवल एक कुशल और चतुर जो मैनेजर है वो इसे रियलिटी में बदल सकता है और किसी संगठन की रेपुटेशन को बचा सकता है। नंबर 4, ensuring integration. Now we take point number 7, establishing good labor owner relationship. लेबर और स्वामी का, श्रमिक और स्वामी का अच्छे संबंध स्थापित करना। लेबर एंड कैपिटल, श्रम और पूंजी दो मुख्य संसाधन है उत्पादन के। ओनर अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं और अपने उद्देश्यों को डिटरमाइन करते हैं, जबकि लेबर इन उद्देश्यों को रियलिटी में बदलने का काम करती है। इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इन दोनों के अंदर मधुर संबंधों का होना इज़ ऑफ
पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंस का है, महत्व का है। देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था जब कोई भी लेबर यूनियन नहीं थी और जो ऑनर्स है वो सोचते थे कि लेबर को मैक्सिमम पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके उन्हें एक्सप्लॉइट करना होता है या उनको एक्सप्लॉइट करने का सोचते थे। अब लेबर यूनियन अस्तित्व में आ चुकी हैं और ये पर्याप्त रूप से इतनी संगठित हैं कि वो ऑनर के ऊपर प्रेशर, दबाव बना सकती है अपने डिमांड को समझने के लिए या पूरा करने के लिए, मांगों को मनवाने के लिए। और इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैव रियलाइज, और उद्योगपतियों ने भी इस बात को रियलाइज़ कर लिया है, मान लिया है उनकी इम्पोर्टेंस को, और इट इज़ क्लियर टू देम, ये बात उनको स्पष्ट हो गई है कि लेबर की एफिशिएंसी के बिना ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और जो लेबर की एफिशिएंसी है वो केवल तभी इंक्रीज़ की जा सकती है जब उनकी प्रॉब्लम्स को प्रभावपूर्ण ढंग से सॉल्व किया जाए, सुलझाया जाए। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू मैनेजमेंट, ये केवल मैनेजमेंट के माध्यम से संभव हो सकता है। एक कुशल मैनेजर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लेबर की फीलिंग्स को समझता है और उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी शिकायतों को रिमूव करने की कोशिश करता है। ही मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर देयर ट्रेनिंग, वो उनके प्रशिक्षण के लिए अरेंजमेंट करता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो ऐसा करता है। ही ऑफर्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्टनर्स इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, उसे मैनेजमेंट की प्रक्रिया में साझेदारी करने का अवसर प्रदान करता है। ही आल्सो एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट, वो लाभों को बांटने की एक प्रणाली भी एस्टेब्लिश करता है। एस्टेब्लिशिंग देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी व्यक्तिगत पहचान स्थापित करके और उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समय पर प्रयास करके वो इस प्रकार का कार्य करता है। तो इस प्रकार में ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट गुड लेबर ऑनर रिलेशनशिप स्थापित करती है। और पॉइंट नंबर 8, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान और रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, शोध एवं अनुसंधान को इम्पोर्टेंस देना। एक रिसेंट रिसर्च ने इस बात को सामने लाया है, इस तथ्य को, कि केवल वही कंपनियां या बिजनेस एंटरप्राइज जो लगातार रिसर्च एक्टिविटीज़ के अंदर रुचि लेते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और बिजनेस के संदर्भ में रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि फाउंड आउट न्यू प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स और नए बाज़ारों की खोज करना, ताकि बिजनेस के फील्ड को एक्सटेंड किया जा सके, उसका विस्तार किया जा सके। न्यू मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नए नए तरीके और नई नई टेक्निक को फाइनेंशियल समस्याओं का समाधान के लिए यूज़ करना और नई नई टेक्निक को कम्युनिकेशन के या संदेश वाहन के फील्ड में यूज़ करना आदि आदि। इट इज़ दस अबंडेंटली क्लियर, यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि रिसर्च किसी बिजनेस को बड़ी तेज़ गति से विकसित करने के लिए आवश्यक है और ये कार्य एक एफिशिएंट मैनेजर की कंपनी के बगैर नहीं हो सकता या उसके बिना ये पूरा नहीं किया जा सकता। एफिशिएंट मैनेजर्स रिसर्च और जो इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो इस इम्पोर्टेंट पर्पज़ को अचीव करने के लिए बनाते हैं या इसको पूरा करते हैं। नाउ वी टेक पॉइंट नंबर 9, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अपनी एक्टिविटीज़ समाज के अंदर शुरू करता है, वहीं वो फलता फूलता है और उसी जो सोशल सराउंडिंग्स के अंदर, उसी सामाजिक व्यवस्था में या उसके इर्द गिर्द ही वो अपने विकास को प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से विमुख नहीं हो सकता और जब तक कि वो जीवित रहता है। दैट इज़ वाई, इसलिए प्रत्येक एंटरप्राइज को एक इंटेग्रल पार्ट, एक बिना अलग किए जाने वाला सोसाइटी का उसको भाग माना जाता है। जब एक एंटरप्राइज इतना ज़्यादा सोसाइटी के प्रति इंडेप्टेड होता है, इट शुड आल्सो रियलाइज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो सोसाइटी का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण होता है, इसलिए उसको भी कुछ उत्तरदायित्व समझना चाहिए सोसाइटी के प्रति। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इसके अंदर इंक्लूड होता है कि उनकी पूंजी, सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, पूंजी की सुरक्षा और पर्याप्त मात्रा में लाभ, और प्रॉपर रेमुनरेशन का मतलब उचित पारिश्रमिक और एम्प्लॉइज़ के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन और मेकिंग अवेलेबल टू द कंज्यूमर गुड्स ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं कंज्यूमर्स को सही समय पर और उचित प्राइस पर उपलब्ध कराना, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी या उनके अवसर लोगों को देना और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करना या बढ़ाना इत्यादि। और एक एंटरप्राइज उनकी एक्सपेक्टेशन को केवल मैनेजमेंट के माध्यम से पूरी कर सकता है। इसलिए मैनेजमेंट का एक बहुत ज़्यादा महत्व है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को पूरा करने में या सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में। नंबर 10, एमिंग एट इंक्रीज प्रॉफिट। बढ़े हुए प्रॉफिट का उद्देश्य किसी ऑर्गेनाइजेशन का लाभ बढ़ाने के लिए इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, वो उसका क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल है आइडर टू इंक्रीज, या तो उसकी रेवेन्यू को, सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए या लागतों को कम किया जाए। और सेल्स रेवेन्यू को जो बढ़ाना है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन बट टू अफेक्ट रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत को कम करना प्राइमली एक इंटरनल अफेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और इट कैन सर्टेनली बी अकम्प्लिश्ड, और ये निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल से, मॉडर्न मशीनरी से और ट्रेंड एम्प्लॉइज़ के माध्यम से इसे किया जाता है। बाय reducing cost, the profit of an organization can be achieved by the management. लागत को घटा करके ऑर्गेनाइजेशन के लाभों को अचीव किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा, और फ्यूचर का विकास भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट में हम इसको ज़रा इम्प्रूव करते हैं। ये जो लाइन नंबर 2 है, इसमें इंक्रीजिंग द सेल रेवेन्यू इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल। इस सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होता है, उसके ऊपर होता है, यानी कि उसके हाथ में नहीं होता कुछ हद तक, क्योंकि बिक्री बहुत ज़्यादा प्रयासों से ही बढ़ सकती है, लेकिन कॉस्ट को आप आंतरिक रूप से कम कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदो, मॉडर्न मशीनरी लाओ, एम्प्लॉइज़ जो ट्रेंड है उनको आप लगाओ कार्य पे, तो कॉस्ट रिड्यूस करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का जीवन का श्वास होता है, और इट विल नॉट बी रॉन्ग टू से, यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना एफिशिएंट मैनेजमेंट के एक ऐसा घर होता है जो सैंड माने रेत पर बना होता है और वो किसी समय भी गिर सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे।